नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वे बड़े हो गए उपन्यास का तृतीय अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय का लिंक आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। छोटे भाइयों की तबीयत खराब हो तो उन्हें छोड़कर कहीं घूमने जाने की कल्पना भी नहीं कर पाती थी सुलेखा। सुराहनी बैठी रहती थी। कुछ खाने का दिल नहीं करता था और खाने की जगह पर एक आसन कम बिछाते हुए तो दिल ही कलप उठता था। जब बेटियां थोड़ी छोटी थी तब कभी कभार इस तरह की चर्चा करती थी सुलेखा। कहती थी, तुम लोगों से होता भी है, मुन्ना बुखार से जल रहा है और तुम लोग आराम से सिनेमा देखा है। बस इतना ही, इससे अधिक नहीं। मगर उतने से ही मझली बेटी मुंह फुलाकर कहती थी, घेर कर बैठे रहने से अगर बुखार छूट जाए तो आगे से किसी को बुखार होने पर कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। और छोटी, वो तो आवाज उठाकर बोल पड़ती थी, उससे रोगी और भी घबरा जाता है, समझी माँ। घर भर के लोग अगर हारे बेचारा बेचारा करते रहे तो सोचेगा ना जाने कितनी बड़ी बीमारी लग गई मुझे। उनकी बातों में तर्क नहीं, ऐसा सुलेखा नहीं कह सकती है, इसलिए चुप हो जाती है। जब तक मुन्ने का बुखार नहीं उतरता वह बाल संवारना भी भूल जाती है, खाना गले से नीचे नहीं उतरता है। मगर लड़का भी तो नाराज होने से बाज नहीं आता। सुलेखा के हाथ को झटके से हटा हटा कर कहता है, वो क्या बार बार देख रही हो, हर पल बुखार बढ़ता घटता है क्या। सुलेखा अपने उस छोटे बेटे के आगे भी संकुचित हो जाती है, क्योंकि सुलेखा में जिस बात की अत्यंत कमी है उन सभी में वह कूट कूट कर भरी है। पिता की तरह ही व्यक्तित्व संपन्न है वे। धीरे धीरे सुलेखा उस तरह की बातें करना भी छोड़ देती है। मगर उनके जैसी कठोर व्यक्तित्व संपन्न ना भी सही, सुलेखा के भीतर क्या शक्ति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, निश्चितता नहीं है। इस परिवार के 6 सदस्यों के कठोर व्यक्तित्व के दबाव को सहन करती आ रही है, यही कम शक्ति का परिचय है क्या। उसका स्थिर संकल्प सारी प्रतिकूल अवस्थाओं से लड़कर जीतने का निश्चय क्या उसकी दृढ़ता के साक्षी नहीं है। किसी भी कष्ट को कष्ट नहीं मानूंगी, क्या सुलेखा की यह छवि उनके दृढ़ निश्चय का ही तो परिचारक नहीं बनती। सुलेखा भी मोम की गुड़िया नहीं है, केवल उसका दृष्टिकोण उन लोगों से भिन्न है उसका मानसिक गठन। सुलेखा सोचती है, किसी की नौकरी नहीं, किसी की धौंस नहीं, घर बैठकर गृहस्थी संभाल कर भी अगर 2 पैसे कमा सकूं तो इसमें शर्म कैसी। मगर सुलेखा के इस तरह पैसे लेकर सिलाई करने पर उसके पति पुत्र कन्या सभी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सिलाई की मशीन को चलाई जा रही थी, पूरी ताकत लगाकर। कंधा दुख रहा था, ऐसा लग रहा था कि पहिए की गति के साथ हाथ अपने आप घूम रहा है, अलग होते ही छूट कर गिर जाएगा। अचानक बड़ी बेटी इरा की उदास थकी आवाज बगल वाले कमरे से आई, माँ 3 दिन बाद ही मेरी परीक्षा है। सुलेखा चौंक उठी। उसकी मशीन की घर घर आवाज से इरा की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और उसे यह पता भी नहीं था। दोनों कमरे के बीच वाली दरवाजे को अच्छी तरह बंद करके ही तो बैठी थी काम पर। दीपक अभी तक सैर से लौटा नहीं था। नीरा गिटार सीखने गई थी। दीपांकर छत वाले कमरे में, छोटी बेटी तिन्नी भी उसी कमरे में बैठकर पढ़ाई करती है। उन लोगों की पढ़ाई लिखाई की दुनिया में सुलेखा के लिए कोई जगह नहीं है। वह दुनिया सुलेखा के लिए धुंधली सी है। भुलक्कड़ सुलेखा ने किसी जमाने में जो कुछ पढ़ा भी था सब भूल चुकी। अब तो बिजली का बिल भी आता है तो किसी के आगे बढ़ाकर कहती है, देख तो इस महीने में कितना हुआ। डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख जाता है तो दिखाकर पूछती है, देख तो कौन सी दवा कब खाने को कहा है। जबकि इतना भी नहीं पढ़ सकती। ऐसी बात नहीं, बस ऐसी आदत बना ली है। यह बुरी आदत जैसे पढ़ने लिखने का अधिकार बस उन्हीं को हो। सुलेखा के नसीब में तो केवल धोबी का हिसाब या बाजार का हिसाब लिखना पर है। इन दोनों की जिम्मेदारी उसके पढ़े लिखे बच्चे लेने को राजी नहीं। इसलिए नहीं कि भारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि यह तुच्छ है। ऐसी तुच्छ बातें सुलेखा के हिस्से में आती हैं। सुलेखा ने कभी परीक्षा नहीं दी, क्योंकि उसके जीवन में उसकी पहली परीक्षा की फीस भरने के लिए रुपए नहीं मिले। इतनी मूल्यहीन है वह। और शायद इसी मूल्यहीनता के संकोच से वह अंग्रेजी समाचार पत्र को कभी पलटकर भी नहीं देखना चाहती है। शायद उसी संकोच से वह इसका लेखा जोखा नहीं रखना चाहती है कि उसके कौन बच्चे कब किस क्लास में गए। बाहर से आकर अगर कोई पूछता तो बेझिझक पूछ लेती, तेरा कौन सा क्लास चल रहा है मुन्ना, या तू किस ईयर में है नीरा।
मगर माँ की इसी मूर्खता पर वे लज्जित है। दोस्त के आ जाने से अगर माँ चौके में हो तो वे बड़े निश्चिंत होते हैं। लड़के तो अपने दोस्तों को घर बुलाकर बैठाते भी नहीं, घंटों गली के मोड़ पर खड़े होकर गप्पे लड़ाते रहते हैं। मगर बेटियां, उनकी सहेलियों की संख्या तो कम नहीं है, विशेषकर नीरा की। सहेलियां आती तो नीरा झट से नीचे चौके में जाकर कहती है, माँ 3 कप चाय बन सकेगी? सुलेखा कहती, अरे यह क्या, क्यों नहीं बन सकेगी भला, अभी बना देती हूँ। नीरा कहती है, बन जाने पर 1 चम्मच गिराकर मुझे जता देना, मैं आकर ले जाऊंगी। थक हार कर तुम्हें पहुंचाने की जरूरत नहीं, सिर्फ चाय देना और कुछ नहीं। पहले तो एक बार बेटी के प्रति ममतावशी उसकी मनाही के बावजूद चम्मच का संकेत न भेजकर स्वयं ही ले गई और केवल चाय न देकर कुछ जलपान भी दिया। पर उसने देखा कि नीरा इससे नाराज होती है। सहेलियों के चले जाने पर तो खूब नाराजगी दिखाई उसने। कहा तो था कि चाय के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। किसने तुमसे चूड़ा और पापड़ छान कर लाने को कहा? बेकारी देर लगा दी ना, मैं कब से कान खड़े करके बैठी हूँ। चम्मच की आवाज आती है कि नहीं? सुलेखा ने संकोच के साथ जवाब दिया, अरे अपने दोस्त के घर आई सिर्फ चाय पीती तो क्या, इतनी देर करने से अच्छा नहीं लगता है? और तुम कपड़े भी ऐसे पहने रहती हो, उनकी माएँ कभी ऐसे नहीं रहती हैं। सुलेखा ने सोचा कि यह उसकी बेटी की नादानी है। शायद कभी किसी की माँ बन सवर कर रहते देख लिया होगा, नहीं तो गृहस्थ के घर, अरे जिन्हें खुद पकाना घर बार संभालना पड़ता है, हमेशा टिप टॉप रहने से उनका काम चलेगा भला? इसलिए हंसकर बोली, तेरी उन सहेलियों की माएँ क्या दिन रात सज संवर कर रहती हैं? नीरा ने ऊंचे स्वर में जवाब दिया, सजने संवरने और साफ सुथरा रहने में क्या अंतर है, वह समझना तुम्हारे बस में नहीं है माँ। तुमसे कुछ कहना बेकार है। तुम सोचती हो एक तुम ही खाना पकाती हो, घर संभालती हो और सबकी माएँ कुर्सी पर आराम से बैठी रहती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शर्मिला की माँ को ही ले लो, वह क्या नहीं करती है? केवल दाल भात ही क्यों, चॉप, कटलेट, केक, पुडिंग सब कुछ बनाती हैं। उनके घर रोज ही यह सब बनता है। मगर जाकर देखो, हमेशा सलीके से साड़ी पहने रहती हैं, पैरों में चप्पल टिप टॉप। और हमारे यहाँ मामूली से पकवान बनते हैं, फिर भी तुम। सुलेखा समझ गई कि दोस्तों के सामने माँ को उपस्थित करने में गौरव नहीं महसूस करते उसके बच्चे। अगर दिखा जाए तो मुश्किल में पड़ जाते हैं, तब से और नहीं जाती है। जैसे निशित के 4 दोस्त के सामने नहीं निकलती, पर्दे के पीछे से चाय भेज देती है। इरा नीरा के दोस्तों के लिए भी वही तरीका अपना लिया है उसने। नहीं, निशित ने कभी नहीं कहा, मेरे दोस्त आए हैं, चाय नाश्ता तुम ही लेकर आओ, उनसे बातचीत तो करो। कहता तो कोई अनोखी बात नहीं होती। सुलेखा इतने पुराने जमाने की लड़की तो नहीं थी, उसके जमाने में ऐसा खूब चलता था। कितनी बार तो निशित ही दफ्तर से लौटते हुए दोस्त के घर होकर आया और बड़े उत्साह से उसने सुनाया। दोस्त की बीवी ने जबरदस्ती ठूस कर खिला दिया और सुनाता, दोस्त की बीवी इतनी बातों नहीं है कि बातों के जाल से छूटकर आना मुश्किल हो जाता है, तभी तो इतनी देर हो गई। सुलेखा ने कभी कभार मजाक में कह दिया, सिर्फ बातों नहीं है, सुंदरी भी, केवल बातों के जाल में तुम्हारे जैसे आदमी को रोक कर रख सकी। निशित इस परिहास को सरलता से नहीं ले सका। अचानक मुंह बनाकर बोला, जिसका मन संकीर्णता से बंधा है वही ऐसी बातें कर सकते हैं, होगा क्यों नहीं? शिक्षा के बिना चित्त का प्रसार हो भी कैसे? निशित कभी भी कहानी या प्रबंध साहित्य की चर्चा नहीं करता, मगर ऐसे मामलों में बिल्कुल शुद्ध भाषा का प्रयोग करता है। प्रयोग कला उसे अच्छी तरह आती है। जिंदगी में एक दिन सुलेखा निशित के एक मित्र के सामने निकली थी, अर्थात निकलना पड़ा था। वह एक अजीब परिस्थिति थी। दोपहर का सन्नाटा, सब बच्चे स्कूल गए हुए थे। उस साल दीपंकर भी सुबह के स्कूल से छूटकर दोपहर की क्लास ज्वाइन कर चुका था। अकेली सुलेखा काम काज से निपटकर बंगला अखबार के पन्ने उलट रही थी। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। उसने सोचा कि यह तो दाई के आने का समय नहीं। पहले वह ऊपर के बरामदे से झुककर देख लेती है, फिर दरवाजा खोलती है। इसी आदत के अनुसार झुककर उसने देखा कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है, कह रहा है, एक बार नीचे आइए। इसका क्या अर्थ हुआ? नीचे आइए कहने से ही नीचे उतर जाएगी सुलेखा? है कौन, बात क्या है? पता चला बात बहुत गंभीर है। निशित के दफ्तर के ही सहकर्मी हैं वह। एक बुरी खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि अचानक अस्वस्थ होकर निशित दफ्तर से ही अस्पताल चला गया। स्थिति संकटजनक है। अगर सुलेखा देखना चाहती है तो साथ चले, और हो सकता है अंतिम मुलाकात ही हो, इसलिए वह गाड़ी लेकर आए हैं। सुलेखा ने उनके साथ बातचीत की, मगर साथ नहीं गई। उसे लगा कि मित्र पत्नी को मित्र की अंतिम अवस्था की खबर देने वाले का चेहरा ऐसा नहीं होता है। ऐसा लगा कि बातचीत कुछ नकली सी है, हड़बड़ी जरूरत से ज्यादा ही
और स्वर में जिस पीड़ा का आभास होना चाहिए उसका सर्वथा अभाव था। हालांकि हर व्यक्ति की प्रकृति एक नहीं होती है, हो सकता है ये हल्के फुल्के स्वभाव का हो। फिर भी सुलेखा ने कहा, इसी पल आपके साथ चलना तो संभव नहीं। मेरा बड़ा बेटा आ जाए, जब तक ना आ जाए तब तक, मगर उसकी हालत की कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। सुलेखा ने फिर कहा, मेरा नसीब, मगर भगवान इतने निष्ठुर होंगे क्या? इसके बाद सुलेखा ने अस्पताल का नाम, पता और बेड नंबर पूछा था। उस व्यक्ति ने कागज का एक टुकड़ा थमा दिया। अतः तैयार होकर ही आया था कि अगर सुलेखा तुरंत ही साथ ना जा सके तो। सुलेखा ने फिर कहा, उस आदमी को इतनी तकलीफ उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हालांकि अभ्यास की कमी के कारण धन्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था उसने। वे बेचारे दुखी मन से लौट गए थे, मगर ऐसी भयंकर वार्ता सुनकर क्या कलेजा नहीं कांप उठा था सुलेखा का? क्या उसको दौड़कर उस गाड़ी में बैठने की इच्छा नहीं हुई? क्या वह डरी नहीं थी कि कहीं निशित से फिर मुलाकात ही ना हो? और जैसे ही वह धूल उड़ाकर वह गाड़ी निकल गई, क्या सुलेखा की जान उस समय लौटने को नहीं हुई? फिर भी सुलेखा ने अपने आप को संभाल कर रखा। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में कितने ही तरह की धोखाधड़ी भी तो होती है। उसका बेटा दीपक 15 साल का था। स्कूल से लौटते ही सारी बात सुलेखा ने उसे बताई और कहा, चल बेटा, चलकर देखते हैं कहाँ है यह स्टैंड नर्सिंग होम। दीपक ने घबरा कर कहा, यह चाइनीज टेम्पल रोड किधर से निकलता है मुझे पता नहीं। सुलेखा ने व्याकुल होकर कहा, मोहल्ले के किसी सज्जन से पता करके आ बेटे, नहीं तो एक बार पोस्ट ऑफिस जाकर पता कर ले, नहीं तो तू एक रिक्शा बुला कर ला, मैं भी साथ चलती हूँ, अब और ठहर नहीं सकती। दीपक बिगड़ कर बोला, इतनी बड़ी बात सुनकर तुम गई कैसे नहीं? पिताजी के दफ्तर के दोस्त हैं, निहार बाबू का नाम पिताजी से सुना नहीं कभी? सुना था दीपू, मगर देखा था क्या? नहीं देखा तो क्या यूं ही कोई ऐसी झूठी बात बताने आएगा? तब तक बाकी बच्चे भी आ गए। बड़ी और मझली दोनों बेटियों ने दीपक के सुर में सुर मिलाकर माँ को धिक्कारा और उस ईस्टलैंड नर्सिंग होम का अता पता ठीक तरह से मालूम न करने की गलती पर उनकी अकल की भी निंदा की। वे बड़े हैरान हुए यह सुनकर कि घर में कोई नहीं है। यह सोचकर माँ धीरज के साथ किस तरह बैठी रही। इसके बाद जब दीपक मोहल्ले के लोगों से उस नर्सिंग होम के बारे में पूछताछ कर निराश होकर लौट रहा था, तब निशीथ वापस लौटा दफ्तर से, सही सलामत। अंत में जाकर पता चला कि सारी घटना ही एक मजाक थी। दफ्तर में अचानक किसी बात पर आधे दिन की छुट्टी हो गई। सब बैठकर चाय पी रहे थे कि शरारती स्वभाव के निहार बोस को यह शरारत सूझी गई। किसकी पत्नी कितनी अक्लमंद है देखना चाहिए। अतः झटपट प्लान तैयार। नर्सिंग होम और उसका पता लेकर निकल पड़ा। जिन जिन के घरों में अन्य सदस्य हैं वहां नहीं गया। जिन घरों में गृहिणी अकेली है केवल उन्हीं के घर। जेब से टैक्सी का किराया देकर ऐसा मजाक, ऐसा भयंकर मजाक। हाँ, तो यह भयंकर मजाक हो गया था सुकुमार बनर्जी के घर। सुनते ही उनकी पत्नी बेहोश हो गई। गनीमत थी कि घर में एक दाई थी जो मालकिन के चेहरे पर फ्रिज का ठंडा पानी छिड़कने लगी। और तब तक समाचार देने वाला रफू चक्कर। उधर बसंत बाबू की पत्नी तो घर के छोटे से नौकर के हाथ सब कुछ छोड़कर आंसू के दरिया बहाती गाड़ी में चढ़कर चली आई। हालांकि आकर पहुंची दफ्तर के दरवाजे पर। बसंत बाबू बाहर निकलकर मधुर स्वागत करते हुए धिक्कार देते देते घर लौटे। सरोज बाबू की पत्नी घबरा कर बैठ गई, रोते रोते बोली, पास ही मेरे भाई का घर है, छोटे भाई को साथ लेकर आती हूँ। दौड़ गई थी दीवानों की तरह, मगर जब भाई को लेकर लौटी तो पंछी उड़न छू। खैर, यह सब विस्तार से सुलेखा ने बाद में सुना था, किसी एक ऐसे सुनहरे पल में जब निशित का मूड अच्छा था। मगर उस दिन निशित ने सुलेखा की जरा भी तारीफ नहीं की, बल्कि कहा कि दोस्तों के सामने उसकी इज्जत नहीं रही। निहार बाबू ने कहा था, जनाब आपकी बीवी तो बड़ी स्ट्रांग है, और भी 3 लोगों को तो देखा, वो एकदम पति ही ना सती। और आपकी बीवी, बाप रे, क्या जिरहा करने लगी। मुझे तो डर लगने लगा कहीं पुलिस ना बुला ले। जरा सा भी घबराते नहीं देखा जनाब। और दिमाग दिमाग कितना ठंडा, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन अस्पताल ले गया, सब खोद खोद कर पूछने लगी। इसका मतलब उन्हें लगा कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई बेचैनी नहीं। और अगर मैं उसके साथ निकल पड़ती तो तुम्हें ठीक लगता? तुम मुझे बुद्धिमान कहते? सुलेखा ने कहा। निशीत की हंसी में धिक्कार झलक रहा था। उसने कहा, क्या कहता है वह बड़ी बात नहीं। उस समय तुम्हें यही याद रहा कि लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे या नहीं, बुद्धिमान कहेंगे या नहीं, यही असली बात है ना। दरअसल सुलेखा ने बाद में समझा, पति की अंतिम दशा सुनकर भी सुलेखा होशो हवास नहीं खो बैठी। इसी से दोस्तों में के आगे निशित का सिर नीचा हो गया। लेकिन अगर सुलेखा वसंत बाबू की पत्नी जैसा कांड कर बैठती तो क्या निशित खुश होता? इज्जत रहती?
जीवन भर उस मूर्खता के लिए धिक्कारता नहीं रहता सुलेखा को। हो सकता है अगर वह सुकुमार बनर्जी की पत्नी की तरह बेहोश होकर गिर पड़ती तो निशित को अच्छा लगता, या शायद वह भी नहीं। निशित इस बात से खुश होता कहना कठिन है। शायद सुलेखा में अकलमंदी भी की झलक भी उसे विशेष पसंद नहीं। बस वही एक बार सुलेखा निशित के दफ्तर के सहकर्मी के सामने गई थी, बात की थी उसने। आते तो हैं कितने ही लोग, पर निशित नहीं कहता कि चलो परिचय करा दो। बच्चे भी नहीं चाहते कि माँ उनके दोस्तों के सामने निकले। क्या यह सुलेखा का ही दोष है? सुलेखा ही अपने आप को मंच पर प्रतिष्ठित करने का कौशल नहीं जानती।